हेलो गाइस, वेलकम टू प्रगति क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम करेंगे सोशल साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर दैट इज डेवलपमेंट। हम अपनी सीरीज में कर रहे हैं सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इस पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने के बाद आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस तरीके से सेटलमेंट किया है कि इससे जो आपका पूरा चैप्टर है वो कवर हो जा रहा है। और साथ ही साथ हमने इस बात का भी ध्यान रखा है कि जो है प्रीवियस ईयर में ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं किसी ना किसी तरीके से, तो इस वजह से आपको सिर्फ और सिर्फ इतने क्वेश्चंस करने के बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ पर आपको बता दें कि इस चैप्टर में हमने कवर किए टोटल आपके लिए 6 क्वेश्चन, क्योंकि हम चैप्टर वाइज वेरी करता है जिसमें से जितने क्वेश्चन निकलते हैं हम उतने, ऐसा नहीं है कि हमने फिक्स कर रखा है कि हाँ इतने, क्योंकि कभी कभी क्या होता है किसी चैप्टर से कुछ ज्यादा क्वेश्चन होते हैं, किससे कम होते हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज मीन्ड बाय सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, गिव इट्स मेन फीचर। पहला क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट यही बन जाता है कि सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट से आप क्या समझते हैं और उसके फीचर्स के बारे में बताइए। So sustainable economic development means that development should take place without damaging the environment. The development in the present should not compromise with the needs of the future generation. Sustainable economic development का सीधा सीधा ये मतलब है कि डेवलपमेंट कुछ इस तरीके से होना चाहिए जिससे कि इन्वायरमेंट को कुछ भी डैमेज ना हो, और डेवलपमेंट जो भी प्रेजेंट में हो रहा है उसकी वजह से फ्यूचर जनरेशन में जो जरूरत पड़ने वाली है उससे कुछ भी कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। मतलब कि हमें रिसोर्सेज को कुछ इस तरीके से यूज करना चाहिए कि हम तो यूज कर ही रहे हैं, बाकी जो है फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचना चाहिए, साथ ही साथ इन्वायरमेंट को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तो वो होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब उसके बाद क्या है कि इसके फीचर्स के बारे में पूछा था, तो दिस कंसेप्ट स्ट्रेस द रोल ऑफ एनवायरनमेंट एज कैपिटल दैट इफ एग्जॉस्टेड कैन नॉट बी रिप्लेस। ये कॉन्सेप्ट इस बात पे काफी स्ट्रेस करता है कि एनवायरनमेंट का काफी इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि वो हमारे लिए कैपिटल के रूप में है। अगर इसे एक बार एग्जॉस्ट हो गया तो इसको हम दोबारा से रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। सो इट रिक्वायर्स प्रिजर्वेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल, फिजिकल कैपिटल एंड नेचुरल कैपिटल। हमें तीनों तरीके की कैपिटल की जरूरत है कि हम तीनों चीजों को प्रिजर्व करके रखें। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, दैट इज डिफाइन पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम से आप क्या समझते हैं, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ पर कैपिटा इनकम। और पर कैपिटा इनकम का जो है लिमिटेशन क्या है ये हमसे पूछा हुआ है। तो यहाँ पर हम देखते हैं पर कैपिटा इनकम इज सिंपली द इनकम पर पर्सन इन अ कंट्री ओवर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में किसी भी कंट्री के पर पर्सन की जो इनकम होती है उसको पर कैपिटा इनकम कहते हैं, जिसको हम एवरेज इनकम भी कहते हैं। बेसिकली जो नेशनल इनकम को अगर हम टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं तो वहीं पर हमें जो है पर कैपिटा इनकम मिल जाता है। लेकिन इसमें जो है क्या इसको एज ए डेवलपमेंट के क्राइटेरिया के रूप में देखा जा सकता है क्या? क्या कोई कंट्री में पर कैपिटा इनकम है तो क्या जरूरी है हर इंसान के पास ही उतना इनकम है? हो सकता है किसी के पास बहुत ज्यादा हो तो किसी के पास बहुत कम हो, और जरूरी नहीं है कि पैसा होने से इंसान खुश भी है, वो पढ़ा लिखा भी है, उसका हेल्थ भी अच्छा है। ये सारी चीजें भी बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। उसके लिए हमारे पास सामने में आता है लिमिटेशंस। लिमिटेशंस क्या है? Per capita income criteria take into account only the economic aspect of life and ignore the social aspect of life. Per capita income की जो क्राइटेरिया वो सिर्फ इस चीज को देखता है कि जिंदगी में ना पैसा ही सब कुछ है, और जो सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ है उस चीज को पूरा का पूरा इग्नोर करने का काम करता है। इसके अलावा पर कैपिटा इनकम क्राइटेरिया इग्नोर एजुकेशन, हेल्थ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, सैनिटेशन, इन सारी चीजों को भी वो इग्नोर करता है। इसके अलावा जो हमारी नॉन मटेरियल थिंग है लाइक पीस हो गया, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट हो गया, डेमोक्रेसी हो गया, इस चीज को भी वो क्या करता है, इग्नोर करने का काम करता है। अब एक देखिए एग्जाम्पल, अगर ये एग्जाम्पल अपने एग्जाम में डाल दिया ना, टीचर तो एकदम खुश हो जाने वाला है, उसको समझ में आ जाएगा कि बच्चा ने पूरी नॉलेज है, इसको कोई दिक्कत ही नहीं है और उसको तो मैं पूरा मार्क्स देख के ही रहूंगा। अब क्या पंजाब है पर कैपिटा इनकम, पंजाब और केरला को यहाँ पर हमने कंपेयर किया है। जो पंजाब की पर कैपिटा इनकम है ना वो केरला के पर कैपिटा इनकम से ज्यादा है, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या पंजाब उससे कहीं नीचे है। क्यों? क्योंकि केरला के अंदर जो लिटरेसी रेट है काफी हाई है, मोर्टेलिटी रेट काफी कम है। तो ये सारी चीजें भी बहुत मायने रखती है, क्योंकि वहां पे लिटरेसी रेट केरला के अंदर जो है सबसे ज्यादा लिटरेट पर्सन है। इसके अलावा वहां पर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत कम है, जो कि कम होना चाहिए, ऐसा नहीं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कोई अच्छी बात है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बेसिकली हम थर्ड क्वेश्चन में पढ़ने वाले हैं, तो अभी से हम किसको डिस्कशन करें। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, इस तरीके से पूछ लेते हैं। जैसे आपका 4 मार्क्स का 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन रहा है तो 3 पॉइंट दे देंगे, आप तीनों को क्या करो डिफाइन कर दो। यहाँ पर हमें क्या क्या डिफाइन करना है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को, लिटरेसी रेट को, नेट अटेंडेंस रेशियो को और बीएमआई को, तीनों चारों को हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे और चारों को आपको याद करना है, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी तरीके से कैसे भी आपसे पूछा जा सकता है।
फर्स्ट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ये होता क्या है? इट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 year एज प्रोपोर्शन ऑफ 1000 लाइव चिल्ड्रन बोर्न इन पर्टिकुलर ईयर। एक साल के अंदर 1000 बच्चे, मतलब एक साल के अंदर 1000 पैदा बच्चों में से अगर जो बच्चे एक साल के अंदर अंदर उनकी डेथ हो जाती है तो उस जो रेशो को क्या कहा जाता है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। और किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी स्टेट के लिए ये कम से कम होना चाहिए, ठीक है ना, इस बात को आप ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करते हैं लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट क्या है? इट मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 and above एज ग्रुप। 7 या फिर उससे ज्यादा एज ग्रुप के सारे लोगों को ले लिया और उसके बाद हमने ले लिया कि उसमें से कितने पढ़े लिखे लोग हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? लिटरेसी रेट। और किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी स्टेट के लिए लिटरेसी रेट का ज्यादा होना सही है। आगे चलते हैं। नेट अटेंडेंस रेशो। नेट अटेंडेंस रेशो क्या बोलता है? इट इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 6 to 10 अटेंडिंग स्कूल एज द परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप। इस एज ग्रुप के बच्चे को, मतलब कितने टोटल बच्चे हैं उसमें से कितने बच्चे स्कूल को अटेंड कर रहे हैं, तो उस चीज का जो रेशो निकलता है वो निकलता है नेट अटेंडेंस रेशो। और किसी भी कंट्री, किसी भी स्टेट के ग्रोथ के लिए नेट अटेंडेंस रेशो ज्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट है BMI। BMI क्या होता है? बॉडी मास इंडेक्स। इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द वेट ऑफ द पर्सन इन किलोग्राम बाय स्क्वायर ऑफ हिज और हाइट इन मीटर्स। मतलब BMI को हम कैसे निकालते हैं? वेट, किसी पर्सन का वेट जितना भी है किलोग्राम में उसको रखिए ऊपर, उसके हाइट के स्क्वायर को रखिए नीचे, और वो जो डिवाइड होकर निकलेगा वो निकलेगा BMI। BMI से हमें ये पता चलता है इट इज एन इंडिकेटर ऑफ द लेवल ऑफ नरिशमेंट इन अडल्ट, कि किसी भी एडल्ट के अंदर जो है उसको न्यूट्रिशन कितना मिल रहा है, उसका लेवल कितना सही है, कितना गलत है, इस चीज को हम BMI बोलते हैं। आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है? इसको प्रिपेयर कौन करता है और इसके बेसिक कंपोनेंट, बेसिक जो मेजरमेंट के कंपोनेंट कौन कौन से हैं? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज द क्यूमुलेटिव मेजरमेंट ऑफ द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स सिर्फ और सिर्फ पैसे को नहीं देखता, ये पूरा का पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट देखता है किसी भी कंट्री के लोगों की। इट वॉज प्रिपेयर्ड बाय द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट, और इसको प्रिपेयर करने का काम कौन करता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और पब्लिश करता है UNDP। बेसिक जो कंपोनेंट होते हैं वो होते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, लिटरेसी एंड पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम को देखता ये भी है, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ उसी को देखता है। ये क्या देखता है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। ये होता क्या है? इट डिनोट्स एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ अ पर्सन एट द टाइम ऑफ बर्थ। बर्थ के टाइम पे ही सेल से इंसान पता चल जाता है कि इंसान जो है इसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी होने वाली है। इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन ईयर, और जिस भी कंट्री के लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा होगी उसको उतना ही ज्यादा डेवलप माना जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं लिटरेसी को भी देखा जाता है। इट इज मेजर्ड बाय ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो फॉर 3 लेवल्स। लिटरेसी के अंदर 3 लेवल पे देखा जा रहा है। सिर्फ कहां पर कि एनरोलमेंट रेशियो क्या है? प्राइमरी स्कूल के अंदर कितना है, सेकेंडरी स्कूल के अंदर कितना है, और हायर एजुकेशन के अंदर कितना है, तो तीनों को देखा जाता है लिटरेसी के अंदर। थर्ड बात करते हैं पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम के अंदर इट इज कैलकुलेटेड इन डॉलर्स फॉर ऑल कंट्रीज सो दैट इट कैन बी कंपेयर्ड। ये क्या किया जाता है? हर कंट्रीज में हर कंट्रीज का कैलकुलेट करके और डॉलर में कैलकुलेट करते हैं ताकि आसानी से हम कंट्री को कंपेयर कर सकें। It is also done in a way so that every dollar would buy the same amount of goods and services in any country। इस चीज का भी उन लोग ध्यान रखते हैं। आगे चलते हैं अपना नेक्स्ट रो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 में है कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स कैन ऑल्सो बी डेवलपमेंट गोल। जो कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स होते हैं उसको भी हम डेवलपमेंट गोल्स बोल सकते हैं। आपको एग्जाम्पल के साथ बोलना है, मतलब लिखना है। यहाँ पर क्या, ऑल पर्सन डू नॉट हैव द सेम नोशन ऑफ द डेवलपमेंट। हर किसी के जिंदगी में डेवलपमेंट का अलग अलग मतलब हो सकता है। अपनी किसी की जिंदगी में प्रोग्रेस का, डेवलपमेंट का अलग मतलब है, तो वही दूसरे की जिंदगी में अलग हो सकता है। ईच वन ऑफ देम सीक्स डिफरेंट थिंग। हर किसी बंदे की अलग चीज की जरूरत होती है। द सीक थिंग्स दैट द आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर देम दैट विच कैन फुलफिल देयर एस्पिरेशंस और डिजायर। मतलब कि हर चीज का अलग अलग है, जो भी इंपॉर्टेंट है उसके लिए, कि जो उसकी इच्छाओं को, जो उसकी अंदर एस्पिरेशन है उसको फुलफिल कर सके। इन फैक्ट एट द टाइम्स 2 पर्सन और ग्रुप्स ऑफ पर्सन में से थिंग्स विच आर कॉन्फ्लिक्टिंग। एक ही टाइम पे ऐसा होता है कि एक पर्सन को एक चीज चाहिए जबकि दूसरे पर्सन को वो चीज सही नहीं लगता है। लाइक यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू इन्होंने कहा, तो एग्जाम्पल हमें यहाँ पर देना जरूरी होगा। अ गर्ल एक्सपेक्ट एज मच फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी एज हर ब्रदर्स एंड दैट ही ऑल्सो शेयर्स इन द हाउस होल्ड वर्क। एक लड़की क्या चाहती है कि उसको भी उतनी ही आज़ादी मिले, उतना ही अपॉर्चुनिटी मिले जितना कि उसके भाई को मिलता है। और उसके अलावा वो ये भी चाहती है कि उसको भी घर के कामों में योगदान देना चाहिए। बट हर ब्रदर में नॉट लाइक दिस। लेकिन उसके भाई के लिए क्या चीज लगेगा?
उसे अच्छा नहीं लगे। तो हम यहाँ पर क्या डिस्कशन कर रहे थे कि जो डेवलपमेंट गोल्स होते हैं वो कॉन्फ्लिक्ट भी कर सकते हैं। उसी तरीके से हमने फर्स्ट एग्जांपल तो यहाँ पे डिस्कस किया, साथ ही साथ जो हम सेकंड एग्जांपल भी यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करते हैं। टू गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्रियलिस्ट में वांट मोर डैम्स, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा मिले, इसके लिए इंडिया जो इंडस्ट्रियलिस्ट वाला बंदा है वो क्या चाहेगा, ज्यादा से ज्यादा डैम्स बने। बट दिस में सबमर्ज द लैंड एंड डिसरप्ट ऑफ द लाइव्स ऑफ द पीपल हु आर डिस्प्लेस्ड सच एज ट्राइबल। लेकिन इसकी अगर डैम बनेगा तो बहुत सारा जमीन सबमर्ज होगा, उसके अलावा वहां पर आसपास जो लोग रहते हैं उनकी जिंदगी डिसरप्ट होगा, लाइक जो ट्राइबल्स वगैरह रहते हैं। तो इस यहाँ पर क्या हुआ कि डैम बनना इंडस्ट्रीज के लिए तो डेवलपमेंट हुआ, लेकिन वो ट्राइबल्स के लिए क्या हुआ, वो तो बिल्कुल भी उनके लिए एकदम, आप ये सोचो ना कि नेगेटिव पॉइंट हो गया। सो दे माइट रिजेंट दिस एंड मे प्रेफर स्मॉल चेक डैम्स और टैंक्स टू इरिगेट देयर फिल्म। तो ट्राइबल्स दूसरी तरफ क्या चाहेंगे कि छोटा मोटा डैम बने या फिर छोटा टैंक ही बन जाए, जिससे सिर्फ और सिर्फ उनका क्या हो, जमीन का इरिगेशन हो सके, खेत की सिंचाई हो सके। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ऑन what basis the rich and low income countries have been categorized in the world। इन्होंने कहा कि किस बेसिस पे जो है ना दुनिया के अंदर हम क्या करते हैं, कंट्रीज को डिवाइड करते हैं कि कौन सा कंट्री रिच है, कौन सा पुअर है, कौन सा लो इनकम वाला है, कौन सा हाई इनकम वाला है, और हम जो भी इस अप्रोच को यूज करते हैं उसके अंदर कौन कौन सी कमियां हैं, ये हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो हम देख लेते हैं इसका फटाफट से आंसर। The World Bank uses average income or per capita income as a criterion for classifying different countries। World Bank क्या करता है, एवरेज इनकम या फिर पर कैपिटा इनकम को यूज करता है अलग अलग कंट्री को क्लासिफाई करने के लिए कि कौन सी कंट्री अमीर है, कौन सी कंट्री गरीब है या तो फिर लो इनकम वाली है। Countries with the per capita income of rupees 4,50,000 per annum and above, मतलब एक ऐसी कंट्री जिसके यहाँ की पर कैपिटा इनकम मतलब एवरेज इनकम 4,53,000 या फिर उससे ऊपर निकले तो उसको हम रिच कंट्रीज के अंदर कंसिडर करेंगे। और ये डाटा कब का है, 2004 का। अब तो ये अमाउंट काफी ज्यादा बढ़ चुका होगा। वहीं दूसरी तरफ those with per capita income of rupees 37,000 और लेस आर कॉल्ड लो इनकम कंट्रीज। वहीं दूसरी तरफ अगर किसी भी कंट्री की जो पर कैपिटा इनकम 37,000 या फिर उससे कम है तो उसको लो इनकम कंट्रीज के अंदर कंसिडर किया जाएगा। और 2004 के टाइम पे जब ये आया था तो उस टाइम पे इंडिया की पर कैपिटा इनकम निकली थी 28,000 और इंडिया को भी किस वाले में रखा गया था, लो इनकम कंट्रीज के अंदर। इसके अलावा जो दोज फॉलिंग बिटवीन 37 और जिन कंट्री की इनकम 37,000 से लेकर 4,53,000 के बीच में रहेगा उसको हम मिडिल कैटेगरी के अंदर उसको रखता है कौन, वर्ल्ड बैंक। अब इस अप्रोच में क्या प्रॉब्लम है उसको हम पढ़ेंगे उसके लिमिटेशंस के अंदर। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इसके अंदर लिमिटेशंस क्या है। वाइल एवरेजेस आर यूजफुल फॉर कंपैरिजन, हमें पता है कि एवरेज जो है कंपैरिजन के लिए तो यूजफुल है, बट दे ऑल्सो हाइड डिस्पैरिटी, लेकिन वो डिस्पैरिटी को हटा देता है। अब टू कंट्रीज में है आइडेंटिकल एवरेज इनकम, दो कंट्री ऐसी हो सकती है जिसकी एवरेज इनकम तो सेम हो लगभग, बट वन कंट्री में हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन वेयर पीपल आर नाइदर वेरी रिच नॉर वेरी पुअर। ऐसा एक सिचुएशन ये भी हो सकता है कि उस कंट्री में कोई भी लोग ज्यादा ना तो अमीर है ना तो गरीब है, जबकि दूसरी तरफ एक ऐसी भी कंट्री हो सकती है जहां पर जो है ज्यादातर सिटीजन तो गरीब है और बहुत ही कम ऐसे हैं जो कि खूब सारे रिच हैं। तो उसकी वजह से भी क्या एवरेज मतलब एवरेज और या फिर पर कैपिटा इनकम तो उतना ही निकल जाएगा ना, तो इस चीज को वो छुपा लेता है कौन, पर कैपिटा इनकम। उसके बाद बात करते हैं सेकंड पॉइंट, बेटर इनकम कैन नॉट इंश्योर क्वालिटी ऑफ लाइफ। अगर किसी बंदे की ज्यादा इनकम है या फिर किसी भी कंट्री के लोगों की ज्यादा इनकम है, इसका कतई ये मतलब नहीं है कि उसकी जो है लाइफ की क्वालिटी बहुत अच्छी है। Criterion set by the World Bank has ignored certain attributes of the good life which do not depend on the income और cannot be bought with the money। मतलब कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं लाइफ में जो कि इनकम पे डिपेंड नहीं करती और उसको हम पैसे से खरीद भी नहीं सकते। लाइक बात करें फ्रीडम हो गया, इक्वल ट्रीटमेंट हो गया, इक्वल अपॉर्चुनिटीज हो गए, फ्री एटमोसफेयर हो गया, प्रोविजन ऑफ अनएडल्ट्रेशन मेडिसिन हो गया, तो ये सारी चीजें भी बहुत मायने रखती हैं। तो ये लिमिटेशन है वर्ल्ड बैंक की जिस क्राइटेरिया से वो कंट्री को कंपेयर करता है। तो यहाँ पर थे हमारे टोटल 6 क्वेश्चन, जिसके अंदर आप देखोगे ना कि अब इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आएगा ना तो आप आसानी से अब इसका आंसर जो अपने बोर्ड एग्जाम में लिख दोगे और बहुत ही अच्छी तरीके से आप लिखोगे। तो वीडियो को जो हो सके जितना ज्यादा हो सके लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले।